गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुगा पे। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं केमिस्ट्री में और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। ये बेसिकली हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर एक वीडियो होगी। जैसे कि आपको पता ही है कि केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, यानी कि कार्बन और उससे बनने वाले कंपाउंड, जिसमें हमारा डायमंड आता है, ग्रेफाइट आता है, फ्लोरीन आता है। ठीक है ना? ये तो कुछ बेसिक कंपाउंड्स हो गए, या फिर हम एथाइल के बारे में पढ़ेंगे, एथाइल अल्कोहल के बारे में, एथिलीन के बारे में पढ़ेंगे, एसिटिलीन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा जो एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया। इन सब के क्या केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं, क्या इनके प्रैक्टिकल यूज होती हैं, क्या इनके नेचुरल सोर्सेस होते हैं, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहला जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बनाया गया था लैब में। फिर उसमें हम समझेंगे एसिटिक एसिड और यूरिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्यों दोनों को बोला जाता है, दोनों ही सबसे पहले बनाए गए थे। मतलब बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम कार्बन के बारे में कुछ डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। उसका एटॉमिक नंबर 6 होने के कारण उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ आपके प्रोटॉन्स दोनों ही 6 होते हैं। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होते हैं, प्रोटॉन्स भी 6 होते हैं। और इसमें खासियत ये है कि इसमें न्यूट्रॉन्स भी 6 होते हैं। ठीक है? ये एक अकेला ऐसा कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सबके सब एक ही है, 6। वैसे तो ऐसे और भी होते हैं, पर कम रेयर देखने को मिलता है हमें। ऐसे रेयर चीजें देखने को मिलती है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, इक्वल नंबर हो। इस कारण तो इस हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है, इसलिए एटॉमिक जो मास होता है इसका, वो जैसे ऑब्वियस 6 + 6 12 होगा, है ना? क्या होता है एटॉमिक मास? हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 6 + 6 12 होता है। ये होता है हमारा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। पर ये जो हम लिखते हैं, हमने बोल तो दिया एटॉमिक नंबर इसका जो है एटॉमिक मास 12 होता है, पर इसके सभी आइसोटॉप्स का अगर हम एवरेज लेते हैं तो 12.1 बैठता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन के कई सारे आइसोटॉप्स होते हैं जो इन्वायरमेंट में अलग-अलग परसेंटेज में पाए जाते हैं। और जब भी हम एटॉमिक मास निकालते हैं एग्जैक्ट एटॉमिक मास पॉइंट में, तो हम तीनों का एवरेज लेते हैं। जैसे कि इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं हमारे, ठीक है ना? इसके हमारे जो है 4, 5, 6 करके 3 आइसोटॉप्स होते हैं। और तीनों का जो अगर हम एवरेज लें इनकी परसेंटेज के हिसाब से, यानी कि 6 वाला जो है हमारा आइसोटॉप, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है एनवायरनमेंट में, 5 वाला कम पाया जाता है। और फिर उन दोनों सबका एवरेज ले लेते हैं, तो हमारा एटॉमिक मास आता है 12.1। इतना ज़्यादा डिटेल में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 12 याद करिए कि इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 होते हैं। तो इसका एटॉमिक मास भी हमारा जो है 12 ही होगा। अच्छा, अब जो कार्बन होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सा सब्सटेंस है, बहुत ज़्यादा स्पेशल एलिमेंट है हमारा कार्बन। क्योंकि इसमें एक खूबी होती है कार्बन की, ये लंबी-लंबी चेन्स बना सकता है अपने कंपाउंड क्रिएशन के लिए। लंबी-लंबी चेन्स बना सकता है। बाकी जितनी भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, वो इतनी लंबी चेन्स बनाने में विश्वास नहीं रखते हैं। भले ही वो हमारा ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। आपने कभी सुना है कि फ्लोरीन F60 होता हो या O60 होता हो, बल्कि O20 भी सुना हो? मतलब इतनी नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि ये जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं इतनी लंबी-लंबी चेन्स नहीं बनाते हैं। जबकि जो हमारा कार्बन होता है वो बहुत ज़्यादा लंबी-लंबी चेन्स बनाता है। अपने अकेले में भी 660 भी मौजूद होता है, और साथ में हाइड्रोजन के साथ मिलके तो ये बहुत सारी अजीब-अजीब सी अलग-अलग तरीके के बॉन्ड्स मिला के बहुत लंबी-लंबी चेन्स बना सकता है। यही कारण है हमारा कि जो कार्बन होते हैं, इसके सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स मौजूद हैं हमारे एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट में जितनी भी ज़्यादातर चीज़ें हम देखते हैं, ज़्यादातर कार्बन की बनी होती है। मतलब ये बोल सकते हैं, एक तरफ हमारे कार्बन है, दूसरी तरफ बाकी बचे हुए 117 एलिमेंट्स हैं हमारे। जितने 117 एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं, कार्बन अकेला उससे ज़्यादा कंपाउंड्स बना पाता है। समझिए, मैं फिर से समझाता हूँ। एक तरफ हमारे 117 एलिमेंट्स हैं, एक तरफ कार्बन अकेला खड़ा है, ठीक है ना? तो जितना कार्बन जितने एलिमेंट्स बना सकता है अपने आप में,
उतना 117 एलिमेंट मिलके भी नहीं बना पाते हैं। इसलिए कार्बन के जो एलिमेंट्स होते कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको अलग से ही नाम दिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है तो आप लिखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड विद कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन कंपाउंड्स की स्टडी को कहते हैं जिसमें हमारे कार्बन और हाइड्रोजन की लंबी लंबी चेन से बने होते हैं जो कंपाउंड। हाइड्रोजन क्यों लिखा हमने, सिर्फ कार्बन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब कार्बन की ना ये प्रॉपर्टी होती है अपने आप में तो लिमिटेड ही बना पाता है, फिर भी तो C60 बना दिया, लंबे लंबे बना दिए, फिर भी पर एक लिमिट में रह के बनाता है। पर जब वो हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो कुछ भी बना सकता है, वो बहुत लंबी चेन्स बना सकता है, उसके बीच में जो है बाकी एलिमेंट्स को भी जोड़ सकता है। इसलिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स को कहते हैं, ठीक है ना। तो इनको कहते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जरूरी होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए कार्बन भी होना और हाइड्रोजन भी होना। ठीक है, पर जितने भी हमारी चीजें हम आसपास देखते हैं और जितनी भी हम जीवित चीजें देखते हैं सबके सब कार्बन के बने हैं, सब में कार्बन के एलिमेंट्स शामिल है। यहाँ तक कि इसमें हम कह सकते हैं ऑल लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। या फिर जितने भी हमारे फ्यूल्स होते हैं, मेजरली जितने भी फ्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, जिसमें सिर्फ H2 का यूज किया जाता है, बाकी जितने भी हमारे फ्यूल्स हैं, भले वो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या फिर हमारी नेचुरल गैस हो गई, मीथेन हो गई, CNG, LPG, ये सब के सब में कार्बन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ये सब और हाइड्रोजन भी देखने को मिलेगा, इसलिए ये सब भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, फ्यूल्स जितने भी होते हैं। या फिर हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं हमारी बॉडी को चाहिए, भले वो कार्बोहाइड्रेट हो गया या फिर प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, ये सब के सब भी हमारे जो है कार्ब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, क्योंकि ये भी कार्बन और हाइड्रोजन की चेन से बने होते हैं। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम समझेंगे कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं, एलोट्रोप्स किसे कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन के एलोट्रोप्स दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कार्बन के एलोट्रोप्स का मतलब हो गया वो कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन के बने हो, यानी कि उसमें हाइड्रोजन भी ना मिक्स हो, सिर्फ कार्बन की ही लंबी लंबी चेन से बने हुए कंपाउंड्स को हम कार्बन के एलोट्रोप्स कहते हैं। इसमें हमारा डायमंड आता है, ग्रेफाइट आता है और फ्लोरीन भी आता है। ठीक है ना? तो इसमें हमारा डायमंड आएगा, ग्रेफाइट आएगा और फ्लोरीन आएगा। अगर अब हम बात करें ग्रेफाइट की, बात करें ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज की बात करें, तो ये ओपेक होता है, यानी कि इसके आस आर पार जो है लाइट नहीं जा सकती है। ये जो है हार्ड सब्सटेंस होता है, इसमें से ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ओपेक होता है ये। और ब्लैक इन रंग कलर होता है। जो ग्रेफाइट होता है हमारा ओपेक होता है और ब्लैक इन कलर होता है। और ग्रेफाइट की जो हम अगर और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ग्रेफाइट जो होता है हमारा बहुत ही ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट दोनों ही होता है। जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है, इसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर सकते हैं और हीट भी। जबकि हमने समझा था कि जो इतने भी नॉन मेटल्स होते हैं कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के सबके सब बैड कंडक्टर होते हैं, पर हमारा ग्रेफाइट और डायमंड इसमें एक्सेप्शन आता है। अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है, बल्कि ये बोला जाता है कि जो डायमंड है वो नेचुरली मिलने वाला सबसे हार्ड जो है सब्सटेंस है, नेचुरली मिलने वाला। आर्टिफिशियली और भी बन जाते हैं, नेचुरली मिलने वाले की बात कर रहे हैं। अगर ऑर्डर में लिखे हम वैसे तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसका कार्बन से संबंध नहीं है। सबसे ज़्यादा हार्ड हमारा डायमंड होता है और फिर हमारा कोरंडम होता है, उसके बाद टोपाज आता है और फिर क्वार्ट्ज आता है। ये जो हमारा क्वार्ट्ज है ये आर्टिफिशियली बनाया गया है, जबकि हमारा डायमंड और कोरंडम ये सब के सब नेचुरल हैं। जो कोरंडम है ये तो और को कहते हैं एल्यूमिनियम की, और डायमंड तो एलोट्रोप ऑफ हमारा कार्बन हो गया। ठीक है,
तो अगर हम बात करें अब डायमंड की, तो डायमंड जो है बहुत ही ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। बल्कि ये बोला जाता है हमारे जितने भी नेचुरली सब्सटेंस मौजूद हैं इन्वायरमेंट में, उसमें से सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ हीट डायमंड होता है, ठीक है। मतलब डायमंड जो है हीट को बहुत ही अच्छी तरीके से कंडक्ट कर पाता है। एक तरफ से डायमंड को गर्म करोगे तो दूसरी तरफ का एरिया भी गर्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफ गर्म होकर तो सिर्फ एक ही तरफ हीट रहेगी, दूसरी तरफ भी हीट चली जाती है हमारे डायमंड में। पर जो डायमंड होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। जो कंडक्टिविटी होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए सेम नहीं होती है। ज़्यादातर केसेस में हमने देखा है कि सेम होती है, पर कुछ केसेस हो जाते हैं डायमंड जैसे स्पेशल केसेस। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही हमारे स्पेशल केसेस हैं। तो डायमंड में जो है डायमंड जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी जितनी भी हमारे पास सब्सटेंस मौजूद है एनवायरनमेंट में, उनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट डायमंड है। पर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। डायमंड के आर पार जो है इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं हो सकती है, ठीक है। और डायमंड जो है शाइनी मटेरियल होता है, हार्ड मटेरियल होता है, ये सब तो हमने आपको बता दिया। फिर अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन होता है, ये भी एक एलोट्रोप ऑफ कार्बन होता है। इसका फॉर्मूला C60 होता है। ये कार्बन का हमारा सबसे बड़ा वाला जो है एलोट्रोप होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन की चेन बनी होती है। और ये चेन कुछ इस प्रकार से अरेंज होती है कि एक पेयर बनाती हैं, एक जो है बॉल सा स्ट्रक्चर बनाती हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपने, कैसे ये जो है कार्बन जो है मिलजुल के एक पेयर बनाते हैं, जिसके बीच में जो स्पेस खाली स्पेस भरी होती है, ठीक है, खाली स्पेस होती है जिसके बीच में। और चारों तरफ जो है हमारे कार्बन के जो है एटम्स हैं, वो चारों तरफ अपनी बॉन्डिंग के जरिए एक सर्कल बनाते हैं, एक बॉल बनाते हैं। इसको कहते हैं फ्लोरीन। एग्जाम में डायरेक्टली इससे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो फ्लोरीन होता है वो क्या चीज़ होती है। वो एलोट्रोप ऑफ कार्बन होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, C60 होता है। वो दिखता कैसा है, उसका जो है हम कंपाउंड कैसा दिखता है, वो स्पेरिकल इन शेप दिखता है, ठीक है। और इसके बारे में ढूंढा किसने था, तो ये बकमिंस्टर नाम के एक व्यक्ति ने ढूंढा था, एक साइंटिस्ट ने ढूंढा था। बकमिंस्टर नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा था। ये बेसिकली आर्टिफिशियली बनाया गया था। हमारा फ्लोरीन जो हमारा कंपाउंड है, इसको आर्टिफिशियली लैब में बनाया गया था बकमिंस्टर के द्वारा। और इन्होंने इसलिए इस फ्लोरीन को कई बार बकमिंस्टर फ्लोरीन भी बोला जाता है। यानी कि फ्लोरीन का तो पूरा नाम अगर हम बात करें तो वो होगा बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है। तो यही तीन होते हैं हमारे जो है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। बाकी जितनी भी हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, यानी कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जिससे पहले अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, हम बेसिकली 8 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझाने वाले हैं। पर उससे पहले कुछ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात करेंगे, जिसमें हमारा मीथेन आता है, इथेन आता है, फिर हमारा प्रोपेन आता है और ब्यूटेन आता है। जो इथेन होता है उसका फॉर्मूला हमारा CH4 होता है। जो मीथेन होता है हमारा, उसका फॉर्मूला CH4 होता है। इथेन का C2H6 होता है। प्रोपेन का हमारा C3H8 होता है। और हमारे ब्यूटेन का C4H10 होता है, ठीक है। ये हो गए हमारे बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, ठीक है। ऑर्गेनिक होने के लिए सिर्फ दो ही कंडीशन होनी चाहिए, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एटम होने चाहिए, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। भले ही फिर उसमें आप क्लोरीन मिला दो, ऑक्सीजन मिला दो, नाइट्रोजन मिला दो, साथ में कुछ और भी मिलाते रहो तो भी कोई बात नहीं, बस कंडीशन होनी चाहिए उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। तो ये चार बेसिक हो गए हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इन्हीं से बनेंगे हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनका प्रैक्टिकल यूज बहुत ज़्यादा होता है। इन आठों का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूजेस है, इसलिए इनको पढ़ाना ज़रूरी होता है। सबसे पहला हमारा इथिलीन आता है। इथिलीन जिसका फॉर्मूला C2H4 होता है। जैसे नाम से पता चला है इथिलीन, इथ यानी कि दो कार्बन के एटम्स होंगे इसमें। जो हमारा इथेन होता था उसमें भी दो कार्बन के एटम्स होते थे, पर हाइड्रोजन के 6 होते थे। अगर हम इथेन में से ही दो हाइड्रोजन के एटम्स को निकाल देंगे तो हमारा इथिलीन बन जाएगा, यानी कि C2H4। ये ना उसमें H6 था, इसमें H4 हो जाएगा। और अगर हम इथेन में से 4 निकाल देंगे एटम हाइड्रोजन के,
तो हमारा एसिटिलीन बन जाता है। ठीक है, एसिटिलीन में 4 हमने हाइड्रोजन के एटम निकाल दिए हैं एथेन से। ठीक है, और अगर हम एथिलीन की बात करें, इसका यूज़ कहाँ होता है प्रैक्टिकल में, तो ये ना बहुत ही खतरनाक गैस होती है। इसको जो है स्मेल करना जो है बहुत ही खतरनाक हो सकता है, आपकी डेथ हो सकती है या फिर आपको जो है अजीब-अजीब सी बीमारियाँ हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा खतरनाक गैसेज़ होती है ये। इसलिए इसका जो यूज़ होता है एथिलीन का, इसका यूज़ हम वॉर गैसेज़ में यूज़ करते हैं। वॉर गैसेज़ यानी कि जितने भी हमारे जो है वॉर में यूज़ होने वाली कहते हैं केमिकल वॉर जिसको कहते हैं, उसमें इसी से बनने इथिलीन से बनने वाली गैसेज़ का यूज़ करते हैं। तो यूज़ होता है वॉर गैसेज़ में। ठीक है? वैसे तो अब तो यूएनओ ने बैन लगा दिया है हमारे कि कोई भी वॉर गैस का यूज़ नहीं किया जा सकता है। कोई भी जो है कंट्री किसी पर भी वॉर गैस का यूज़ नहीं करती है। ठीक है? वैसे तो हम जानते हैं कि वियतनाम में यूएसए ने वॉर गैस का यूज़ किया था, और जो हमारा इराक है, इराक पे नाम लगाया गया था कि उसने जो है हमारी वॉर गैसेज़ या केमिकल वेपन्स का यूज़ किया है। वो बात तो अलग है, जो इराक है, उस इराक पे कभी भी साबित नहीं हो पाया। ठीक है? ये कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए, वैसे ये हिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं, मैं फिर भी अभी बता रहा हूँ। और अगर एसिटिलीन की बात करें, जिसका फॉर्मूला है C2H2 होता है, इसका यूज़ काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में होता है। इसको लाइट के लिए भी यूज़ किया जाता है, रोशनी फैलाने के लिए, यानी बेसिकली जो है कंबशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है हमारे एसिटिलीन का, या फिर इसका रबड़ बनाने में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है ना? लाइट जलाने के लिए, या फिर रबड़ को जो हमारी आर्टिफिशियली बनती है रबड़, उसको बनाने के लिए भी एसिटिलीन का यूज़ किया जाता है। अब इथाइल अल्कोहल की बात करें, तो इसका फॉर्मूला होता है C2H5, यानी कि जो हमारा इथेन होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन की जगह OH लगा दिया है हमने। समझ रहे हो ना बात को? अगर जब हाइड्रोजन लगा होता तो इसका जो नेचर होता वो एसिटिक होता हमारा। अब जो है OH आ गया है, तो उसका नेचर जो है थोड़ा बेसिक हो गया है। ठीक है? ये तो हमने आपको बताया था कि जितने भी एसिड होते हैं उनमें जो है हाइड्रोजन का जो है आयन्स बनते हैं, और जितने भी हमारे बेसिस होते हैं उसमें OH माइनस के आयन्स बनते हैं। तो जो हमारा इथाइल अल्कोहल है, उसका फॉर्मूला C2H5OH है, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन को गवा के, एक हाइड्रोजन को सैक्रिफाइस करके OH जो है हमने एलिमेंट OH जो कंपाउंड है उसको ले लिया है। अच्छा, हम जानते ही हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसकी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जो हमारा OH का कंपाउंड होता है उसकी जो है उसकी भी वैलेंसी 1 ही होती है। ठीक है? ये हमने आपको समझाया था कैसे जो है ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेव पूरा करने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन तो उसे हाइड्रोजन से मिल जाता है, फिर भी उसमें एक की भूख रह जाती है। ऐसे हमारा हाइड्रोजन होता है, अकेला जो कंपाउंड होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भले वो दे दे किसी को या किसी से ले ले, दोनों ही वो कर सकता है। तो जो हमारा OH होता है, इस कंपाउंड में एक की भूख रहती है, इस जो कि इधर आके शांत हो जाती है। ठीक है? इसलिए H ए का हाइड्रोजन का त्याग के OH हमारा यहाँ पे यूज़ हो जाता है। और अगर हम इथाइल अल्कोहल की बात करें, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो इसका मेडिकली बहुत ज़्यादा यूज़ है इथाइल अल्कोहल का, या फिर इसका हमारे लिकर बनाने में यूज़ होता है। या तो यानी कि जो शराब होती है वो सब के हमारे जो है इथाइल अल्कोहल की बनी होती है, जिसको अल्कोहल बोल देते हैं नॉर्मल भाषा में, पर केमिस्ट्री में उसका नाम इथाइल अल्कोहल होता है। नॉर्मल भाषा में इसको अल्कोहल भी बोल सकते हैं, सिंपल अल्कोहल, पर केमिस्ट्री में इसको इथाइल अल्कोहल बोला जाता है। इसका यूज लिकर बनाने में यूज होता है, या फिर इसका मेडिसिन में यूज होता है। काफी तरीके की जो मेडिसिन होती है उसमें हम जानते हैं कि अल्कोहल का यूज किया जाता है। ठीक है ना? इसलिए उसमें इथाइल अल्कोहल का यूज करते हैं। अब हम जो है डाई एथिलीथर की बात करेंगे, डाई एथिलीथर की। जो डाई एथिलीथर होता है, ये एनेस्थीसिया में यूज़ किया जाता है। हमारा डाई एथिलीथर एनेस्थीसिया में यूज़ किया जाता है। एनेस्थीसिया यानी कि जो बेहोश करने के लिए दवाइयाँ होती हैं, सुन्न करने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं। जब भी किसी का ऑपरेशन करना होता है, तो ये थोड़ी किसी की हार्ट सर्जरी कर रहे हो तो उसको खुला ही छोड़ दोगे, मतलब उसके सामने बस चीरा फाड़ा, हाथ उसका दिल निकाला, दिल रिपेयर करा, दोबारा अंदर डाल दिया, ऐसा थोड़ी होता है। पहले उसको बेहोश करना पड़ेगा, कहीं वो डर ना जाए, उसको दर्द ना हो, या फिर अगर किसी का हाथ में जो इन्फेक्शन हो गया है, उंगली में इन्फेक्शन हो गया है,
उंगली काटनी है तो पहले उसको सुन्न करते हैं, है ना? ये सब कुछ जो है एनेस्थीसिया होता है। इसके लिए जो है एनेस्थीसिया, इन सभी जो केमिकल का यूज़ किया जाता है किसी को बेहोश करने के लिए हो या किसी चीज़ पार्ट को सुन्न करने के लिए, ताकि उसको वहाँ पे कोई फ़ील ना हो, उन केमिकल्स को एनेस्थीसिया कहते हैं। और उन एनेस्थीसिया में से एक होता है हमारा डाइएथिल ईथर। और जो डाइएथिल ईथर होता है ये बेटर एनेस्थीसिया होता है हमारे क्लोरोफिल के मुकाबले में। वैसे तो क्लोरोफिल का नाम तो आप सबने जो है क्लोरोफॉर्म का नाम तो आपने सबने सुना ही होगा, कि जितने भी हमारे टीवी सीरीज में या फिर मूवीज में दिखाते हैं कि रुमाल पे कोई केमिकल डाला, किडनैपर ने कोई केमिकल डाला और मुंह पे लगा दिया, बेहोश हो गया आदमी, है ना? क्योंकि जो हमारा क्लोरोफिल होता है वो भी एक एनेस्थीसिया ही होता है, पर क्लोरोफिल जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एनेस्थीसिया होता है। इसका यूजेज मेडिकली कम किया जाता है। मेडिकली हम जो है डाइएथिल ईथर का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो डाइएथिल ईथर है वो जो है बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है और बेटर एनेस्थीसिया का ऑप्शन होता है हमारा क्लोरोफॉर्म के मुकाबले में। जो क्लोरोफॉर्म होता है ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इससे जितने भी हमारे किडनैपर्स, क्रिमिनल्स होते हैं वो सब क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं, और जितने भी हमारे डॉक्टर, डेंटिस्ट या फिर जितने भी हमारे जो है प्रोफेशनलिस्ट होते हैं वो जो है डाइएथिल ईथर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, जो आपको याद करना है कि डाइएथिल ईथर इज बेटर एनेस्थीसिया देन क्लोरोफॉर्म। ओके, अब एसिटिक एसिड की बात करेंगे। एसिटिक एसिड और हमारा ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना? ये ऑर्गेनिक एसिड होगा। हमारा एसिटिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड, ये दोनों के दोनों जो है हमारे ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। जिन भी एसिड में हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के एटम जुड़ जाता है उनको हम जो है ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और जो हमारे इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता है, जैसे कि हमारा जो है HCl हो गया, या फिर H2SO4 हो गया, या फिर H2NO3 हो गया। ठीक है ना? ये सब के सब जो है हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो हो गए हमारे एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। जो एसिटिक एसिड होता है ये कहाँ पे पाया जाता है? एसिटिक एसिड को हम बेसिकली जो है विनेगर में पाते हैं। विनेगर में इसका यूज किया जाता है एसिटिक एसिड का हमारे। ठीक है, एसिटिक एसिड का यूज होता है वो विनेगर में किया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो CH3COOH होता है। CH3COOH होता है। ये आपको याद करने पड़ेंगे सारे के सारे फॉर्मूले। जो हमारे डाइएथिल ईथर का फॉर्मूला है वो C2H5O C2H5। देखो डाई आ गया ना इसमें, यानी कि डाई का तो मतलब ही आपको पता है, दो होता है। यानी कि C2H5 के दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं एक ऑक्सीजन के एटम से। ठीक है ना? C2H5 के दो हमारे जो है मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं एक ऑक्सीजन के एटम से। जैसे कि हम जानते ही हैं कि या तो आप ये भी कह सकते हो, तो अल्कोहल में से अगर हाइड्रोजन को निकाल के दोबारा C2H5 लिख दें तो हमारा डाइएथिल ईथर बन जाता है। जिस भी तरीके से आपको याद करने में आसानी हो उस तरीके से आप इसको याद कीजिए, अपनी लैंग्वेज में अपने शॉर्टकट से याद कीजिए। पर मैं ये समझ कहूँगा, इसमें लिखा है डाइएथिल ईथर, तो आप ये समझ लीजिए कि डाई यानी कि दो, एथिल ईथर जो एथी यानी कि एथिल, एथाइल तो हम जानते ही हैं एथाइल अल्कोहल, तो इसमें दो एथाइल अल्कोहल जुड़ेंगे, यानी कि C2H2O दो बार C2H5 हमारा जुड़ रहा है, C2H5O C2H5। अब हमने एसिटिक एसिड की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। यानी कि एसिटिक एसिड में हमारा जो है मीथेन है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन का निकाल के डबल ओ एच हमने लगा दिया है, COOH यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, और जो अगर हम ऑक्सैलिक एसिड की बात करें इसका फॉर्मूला होता है C2H2O4 C2H2O4। और ऑर्गेनिक एसिड जो नेचुरली पाया जाता है वो टमाटो में पाया जाता है। टमाटो में और कुछ और फल्स भी होते हैं उसमें पाया जाता है, कुछ और फ्रूट्स होते हैं हमारे उसमें पाया जाता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, और इसका जो यूज़ होता है हमारे और इस ऑर्गेनिक एसिड का जो इंडस्ट्रियल काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक एसिड का यूज़ होता है। अच्छा, वैसे एक और बात है, जो हमारा इथाइलिन होता है इसका बॉल गैस में भी यूज़ होता है और रिपिंग ऑफ फ्रूट्स में भी होता है। यानी कि जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं उनको समय से पहले जो है पकाना, कच्चे फ्रूट्स को समय से पहले पकाने में हम जो है एथिलीन का यूज़ करते हैं। वो जो वॉर गैस में भी यूज़ करते हैं, खतरनाक गैस है।
इसलिए बोलते हैं कि जितने भी फ्रूट्स होते हैं जो आर्टिफिशियली पकाए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जहरीले बन जाते हैं। ये जो है अच्छी प्रैक्टिस नहीं है रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स की, पर ये करी जाती है, ये एक माल प्रैक्टिस है पर ये यूज़ करी जाती है। अगर इसको सेफली यूज़ किया जाए, कुछ जो है वेल लेबोरेटरीज़ में यूज़ किया जाए रिपिंग ऑफ फ्रूट्स को, तो वो अच्छी तरीके से भी किया जा सकता है। पर जब बिना एक्सपर्ट करे, जब कोई अनाड़ी यूज़ करता है इस एथिलीन को, तो वो पॉइज़नस कर देता है फ्रूट्स को। ठीक है? अब हम क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं। क्लोरोफॉर्म जिसका फ़ॉर्मूला CH Cl2 होता है और क्लोरोफॉर्म जो है एक एनेस्थीसिया भी है और इसको प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। जितने भी हमारे प्लांट से या फिर एनिमल्स के पार्ट्स होते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं, उसको प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपने अपनी जो है बायो लैब में देखा होगा, स्कूल में अगर आपकी बायो लैब होगी, तो आपने देखा होगा कि उसमें मेंढक, कॉकरोच सबको किसी लिक्विड में डुबा के रखा जाता है और वो सालों-सालों तक वहीं वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। वो खराब ही नहीं होते हैं, जो भी मेंढक पड़े होते हैं, कॉकरोच पड़े होते हैं, वो वैसे के वैसे ही दिख रहे हैं, उनकी स्किन भी नहीं उतर रही, उनमें कुछ जो है दाग धब्बे नहीं हो रहे, डिकम्पोजिशन नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो जो लिक्विड होता है वो क्लोरोफॉर्म होता है। क्लोरोफॉर्म में प्रिजर्वेशन की बहुत अच्छी जो है एबिलिटी होती है। क्लोरोफॉर्म जो है प्रिजर्व अच्छे से प्रिजर्व कर लेता है हमारे जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जितने भी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के पार्ट्स होते हैं, उनको प्रिजर्व करने में क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है। पर क्लोरोफॉर्म ना बहुत ही खतरनाक चीज़ है। क्लोरोफॉर्म को बड़ी सावधानी से यूज़ करना चाहिए। अगर क्लोरोफॉर्म को धूप में रख दिया जाए, सनलाइट से एक्सपोज कर दिया जाए, अगर हम क्लोरोफॉर्म पे सनलाइट डालेंगे, सनलाइट दिखाएंगे अगर क्लोरोफॉर्म को, तो वो जहरीला सब्सटेंस बन जाएगा। ठीक है ना? जो हमारा क्लोरोफॉर्म है वो एक जहरीला सब्सटेंस बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला आपका COCl होता है। ठीक है? COCl होता है। कि वैसे ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि वो जहरीला सब्सटेंस बन जाता है, जिसमें से हाइड्रोजन निकल के ऑक्सीजन आ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। इसलिए क्लोरोफॉर्म को हमेशा सनलाइट से बचा के रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म को कभी भी सनलाइट के जो है सामने नहीं रखा जाता है, क्लोरोफॉर्म को अंधेरे जगहों पे रखा जाता है। आप देखेंगे जितने भी आपके मेंढक और या फिर जो कॉकरोच होते हैं, उन सबको जो है ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ पे सनलाइट ना आ जाए, उन पे कोई लाइट ना पड़े, उन्हें अंधेरे में रखा जाता है उन सभी चीज़ों को, क्योंकि उन्हें जो है क्लोरोफॉर्म से प्रिजर्व करा गया है। और जो हमारा सनलाइट पड़ती जाती है जहरीला बन जाता है। इसलिए कई बार जो है जितने भी हमारे किडनैपर्स होते हैं, अगर वो जो अपनी क्लोरोफॉर्म की बोतल को धूप में रख दे, तो कितना जो बेहोश नहीं होगा आदमी, सीधा ऊपर ही पहुंच जाएगा। अब हमारा ग्लाइकोल आता है। जो ग्लाइकोल है इसका फॉर्मूला C2H6O2 होता है हमारा। C2H6O2 यानी कि इथेन में सिर्फ ऑक्सीजन मिला दिया गया है। C2H6O2 और इसका यूज होता है हमारी एंटी फ्रीजिंग एजेंट के द्वारा। इसको जो है ग्लाइकोल को एंटी फ्रीजिंग एजेंट बोला गया है। ग्लाइकोल को एंटी फ्रीजिंग एजेंट बोला गया है, क्योंकि जितने भी हमारी इसका जो यूज़ होता है वो चीज़ों को जमने से रोकने के लिए होता है। ये जो है चीज़ों को फ्रीज होने से बचाता है। भले इसका जो मेन यूज़ होता है वो हमारा फ्यूल में होता है, गाड़ियों में होता है, कि भाई गाड़ियों में जो है अगर फ्यूल डला हुआ है तो कहीं वो जम ना जाए, या फिर इसका रॉकेट स्पेस फ्यूल में होता है, रॉकेट में होता है, जो हमारे रॉकेट जाते हैं ना आसमान में, जो स्पेसक्राफ्ट जाते हैं आसमान में जो है एस्ट्रोनॉट्स को लेके, उनके फ्यूल में भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्पेस में जो हीट नहीं होती है, स्पेस में हर चीज़ जम जाती है। पर जो फ्यूल को ना जमे, ताकि रॉकेट का फ्यूल ना जमे, इसलिए हम जो है ग्लाइकोल का यूज़ करते हैं। उसमें ग्लाइकोल मिक्स कर देते हैं ताकि जो हमारा फ्यूल है रॉकेट का वो जमे ना, जो है एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के जो जमे ना, इसमें ग्लाइकोल का यूज़ करते हैं। ये तो हो गए हमारे 8 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, 8 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हमारे 4 सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन सबके ही फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। 8 प्लस 4 इन सबके ही आपको 12 के 12 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, इनके यूजेस भी याद करने पड़ेंगे, इनके ऑर्गेनिक नेम भी याद करने पड़ेंगे, और जहाँ जहाँ ये नेचुरली पाए जाते हैं वो भी आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है? अब हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है आपके
कि सबसे पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा बनाया गया था लेबोरेटरीज में। सबसे पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो लैब में बनाया गया था, तो वो यूरिया होगा हमारा। यूरिया को सबसे पहले लैब में बनाया गया था। इसे बनाने के लिए 2-3 केमिकल्स लिए गए थे, उन्हें मिलाया गया था और जो है हमारा यूरिया तैयार हो गया था। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था। 2-3 केमिकल लिए थे, उनको मिलाया जुलाया और जो है यूरिया तैयार हो गया था। पर अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा पहला ऑर्गेनिक हमारा सब्सटेंस है जिसको बेस एलिमेंट से बनाया गया है, जिसको सिंपल एलिमेंट से बनाया गया है, तो वो आपका एसिटिक एसिड हो जाता है। मैं फिर से बोलता हूँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जो हमारा यूरिया था वो सबसे पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो लैब में बना, और एसिटिक एसिड सबसे पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंस था जो बेस एलिमेंट से बना। यानी कि बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने कहीं से काफ़ी सारा कार्बन लिया, काफ़ी सारी हाइड्रोजन ली और काफ़ी सारी ऑक्सीजन ली। इन तीनों को फिर हमने जो है बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ मिलाया, फिक्स प्रोपोर्शन में इनके एटम्स के बीच में जो है बॉन्डिंग करवाई, ताकि हमारा जो फॉर्मूला बन जाए CH3COOH, और फिर हमारा एसिटिक एसिड बन गया था। पर जो हमारा यूरिया है ये बेस एलिमेंट से नहीं बना है। इसको जो है इससे पहले 2 केमिकल लिए थे, दोनों केमिकल को मिलाया, 3-4 केमिकल्स को मिला के फिर यूरिया बनाया था। हमने बेसिक कार्बन नहीं लिया था, बेसिक हाइड्रोजन नहीं लिया था, बेसिक ऑक्सीजन नहीं लिया था। तो एग्जाम में पूछा जाए फर्स्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड इन लैब, तो वो यूरिया होगा। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड विद बेसिक एलिमेंट, जहां पर एलिमेंट जुड़ जाए तो वो आपका एसिटिक एसिड होगा, जिसका फॉर्मूला CH3COOH आपका होता है एसिटिक एसिड का। इसका यूज आपका विनेगर बनाने में यूज होता है और काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का ये चैप्टर पूरा हो जाता है। हमने एक एक चीज आपको डिटेल में समझा दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक से कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। थैंक यू।